हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है, आपकी पढ़ाई में पूरा ध्यान है। और सर जैसे भी बोलता हूँ जिंदगी मस्त चल रही है सर, जैसे एग्जाम दिमाग में आता है सर ना बोलो सर ऐसे आप कोई बात नहीं सर। इसी एग्जाम्स को सर थोड़ा इजी करने के लिए सर रिवीजन लेक्चर्स आ रहे हैं सर आपके लिए। सीए, सीएस, सीए में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए दीज आर द रिवीजन लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। चैप्टर वाइज सर रिवीजन हम करने वाले हैं जीएसटी के सारे चैप्टर्स का सर। सॉरी, सबसे पहली बात ये, दीज रिवीजन लेक्चर्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर जो भी स्टूडेंट्स सर इन रिवीजन लेक्चर्स को बनाते वक्त सर ये ध्यान रखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे से लेक्चर्स लिए या ना लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी स्टूडेंट जो भी सीए, सीएस, सीए में इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है वो इन लेक्चर्स को देख सकता है एंड ही कैन कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ जीएसटी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड दीज लेक्चर्स विल हेल्प यू आउट टू रिवाइज द एंटायर कंटेंट इफेक्टिवली, efficiently and in a very quick manner. Sir, these revision lectures will help you to sum up the entire subject of GST in a very short span of time. और वो भी सर ये सब्जेक्ट पूरा कंट्रोल में आपके लाने के लिए ये रिवीजन लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकंड बात सर ध्यान रखिएगा आप लोग, ये रिवीजन लेक्चर्स है, दिस विल बी वेरी फास्ट सर। बहुत फास्ट अगर नहीं होंगे तो आप अपने सब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सर। सेकंड थिंग, एग्जाम से पहले और ड्यूरिंग द एग्जाम्स सर आप इन लेक्चर्स को यूज कर सकते हो टू कंट्रोल द एंटायर सब्जेक्ट इन योर कंट्रोल एंड सर पूरे सब्जेक्ट को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और फास्ट मैनर में रिवाइज करने के लिए ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। पर आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन यही पे चाहिए क्योंकि सर बहुत ही सुपर स्पीड से मेरे को बोलना पड़ता है, गला भी बहुत खराब हो जाता है बच्चों। पर सर पूरा ध्यान अगर आपका यहाँ रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ रहेगा और 2-3 बार इन लेक्चर्स को ध्यान से देख लिया, भारत माता की जय होने वाली है एंड यस यू विल डू इट। क्योंकि सर पता है केवल आप ही हो जो सर हर सक्सेस को पा सकते हो, बस आपकी मेहनत और आपकी लगन सर एक जगह होनी चाहिए विद फुल कंसंट्रेशन। आपकी जो एनर्जी है वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव साइड में जानी चाहिए सरकार। तो शुरू करते हैं हम क्या, रिवीजन लेक्चर फॉर इनडायरेक्ट टैक्स चैप्टर नंबर 2 लेवी ऑफ जीएसटी से। सरकार देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। और सर वो पॉसिबल अगर कोई कर सकता है तो आप और हम मिलकर कर सकते हैं सर। पर आपको अपनी 100% एफर्ट्स डालने पड़ेंगे सर, वो भी पूरा एनर्जी जो आप डालेंगे वो खुश होकर डालना पड़ेगा क्योंकि सर जो खुश होकर काम किया जाता है भगवान भी उसके लिए पूरा आशीर्वाद देता है कि यस माहौल बनना चाहिए और माहौल बनेगा। आइए सरकार शुरू करते हैं हम रिवीजन चैप्टर नंबर 2 लेवी ऑफ जीएसटी। ये जो बुक मैंने बैकग्राउंड में आपके लिए यूज करी है, दिस इज द समरी बुक जिसका नाम हमने रखा है रिबूट फॉर सी इंटरमीडिएट। सर क्यों रिबूट नाम क्यों रखा है सर? आपने जो पूरा सिलेबस पढ़ लिया उसको रिबूट करने के लिए, वापस से जगाने के लिए सर इस बुक का नाम रखा गया रिबूट। इसमें हाफ द पोर्शन क्या है, आज तक के 5 एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी ऑफ द आईसीए के क्वेश्चंस विद करंट अमेंडेड सॉल्यूशंस, प्लस सर हाफ ऑफ द बुक क्या है, समरी बुक। सर सारा कंटेंट सर लगभग 100-125 पेज के अंदर आ गया है, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स पूरा जीएसटी आपका रिवाइज हो जाएगा इस बुक के रेफरेंस से। ओके, इस बुक को यूज करते हुए मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया सो दैट आपको बहुत ईजी रहे रिवाइज करने के लिए। सरकार आइए सबसे पहली बात सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है आईजीएसटी। अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो और सर वहां पर अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी एंड यूडीजीएसटी लगेगा। ध्यान रखिएगा 3 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों यूनियन टेरिटरी है पर सिंस इन तीनों का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है इसलिए यहां पर भी एसजीएसटी अप्लाई होता है। इसलिए यहां पर अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी रहेगा। बाकी की यूनियन टेरिटरी में सर कौन कौन सी है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। सर यहां पर आप अगर इंट्रास्टेट सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। सर इंटरस्टेट सप्लाई करने पे हमेशा क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है बच्चों। सरकार जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई 2017 से। जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होता है साहब ये। सरकार लेवी, सबसे पहली बात जीएसटी अगर लेवी हुआ तो लेवी का सेक्शन है सेक्शन नंबर 9। अच्छा, जो सेक्शन सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 9 है वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट का। सरकार हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 सीजीएसटी। सरकार सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, सीजीएसटी शैल बी लेविड सर ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ एंड इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सर जीएसटी शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है सर, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। मतलब अगर आप
लायबल फॉर रजिस्टर्ड हो पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। सेकंड थिंग, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। इसलिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते ही जीएसटी की लायबिलिटी आना चालू हो जाती है सप्लाई पर बेटा। क्लियर, डन। ये था सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 गुड्स। याद आया सर? पेट्रोलियम, सर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, सर नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 गुड्स ऐसी जिस पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुआ। इसलिए ये 5 गुड्स पेट्रोल वाली और एक एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, घूम लो और झूम लो, इन पे जीएसटी अभी लेवी नहीं होता, इसलिए इन 6 सप्लाई को बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकता है कि यहाँ पर रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, एंड जहां पर रेसिपिएंट लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड देयर रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अच्छा, ये सेक्शन के पावर यूज करके उन्होंने कुछ गुड्स भी नोटिफाई किए, कुछ सर्विसेज भी नोटिफाई किए। पर सर गुड्स कौन कौन से नोटिफाई किए हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं, सर्विसेज कौन से नोटिफाई करी हमारे सिलेबस में आते हैं, पर इसको हम रिवर्स चार्ज का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे हम। सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज को नोटिफाई कर सकता है, और वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज अगर परचेज किया किसने, किसी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जो बिल्डर नोटिफाइड है बेटा इस केस में, अनरजिस्टर्ड पर्सन से बिल्डर ने, प्रमोटर ने सर स्पेसिफाइड कैटेगरी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स परचेज करी, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपिएंट है, जो रजिस्टर्ड है बिल्डर, वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और 8% बिल्डर नोटिफाइड है, पर हम इसको अगेन पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ते वक्त डिटेल में। सर ये था सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ। सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर सकता है, यहाँ पे ध्यान ना 9(5) में केवल सर्विसेज है। सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, सर्विसेज नोटिफाई करके वो बोल सकता है कि इन नोटिफाइड सर्विसेज को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया है तो ऐसे केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ईसीओ पे लगेंगे एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और वहां पर सारी लायबिलिटीज कंप्लायंस वगैरह ईसीओ को करने पड़ेंगे। और 8% सर 4 सर्विसेज नोटिफाइड है, वो कौन कौन सर्विसेज है वो बात करेंगे अगेन सर जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और ईसीओ। सर 93, 94, 95 के सारे पॉइंट हम एक साथ पढ़ेंगे सर जब रेस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे, तब चैप्टर नंबर 7। ओके सरकार, जो हमने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा ये था सेक्शन नंबर 9 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट, जो हमने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट का, बस वहां पर इंट्रास्टेट सप्लाई की जगह लिखा गया इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई पे लगता है क्या आईजीएसटी, प्लस वहां पे एक सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 में प्रोवाइजर डाल के बोला क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लेवी होगा। क्लियर, डन। फिर सर मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स आईजीएसटी में कितना होगा 40% होगा बच्चों। क्लियर, बाकी सारे प्रोविजंस सेम है, बस इंटरस्टेट सप्लाई लिखा गया है। क्लियर, डन। सर ये था क्या आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 5, ये था चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 9(1) एंड 5(1) एंड अदर सबसेक्शंस ऑफ द सेक्शन नंबर 9 एंड 5। ओके सर, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, जीएसटी लेवी कब होता है सप्लाई पे। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, सप्लाई। तो सर सप्लाई वर्ड को डिफाइन किया, शिद्दत से डिफाइन किया, पूरी मोहब्बत के साथ डिफाइन किया सेक्शन नंबर 7 ने। सप्लाई, द टर्म सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी की बेस पे जीएसटी लेवी होता है। सर सप्लाई को डिफाइन किया सेक्शन नंबर 7 ने। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर A, AA, B एंड C। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर A बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, सर उसका क्लोज नंबर है सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट गुड्स और सर्विस और बोथ when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। मतलब आपने जो सप्लाई किया है भले वो सेल हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, ट्रांसफर हो, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, सब कुछ सर किसके लिए किया है, कंसिडरेशन के लिए किया है, कुछ पाने के लिए किया है, फीस के लिए किया है, तो सर ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर ध्यान रखना कंसिडरेशन मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड। क्लियर सर, पर इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, फ्री सप्लाईज पर जीएसटी नहीं है सर, प्लस कंसिडरेशन के लिए तो होना ही चाहिए, प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एग्जांपल सर अगर आपने अपने घर की पुरानी ज्वेलरी बेच दी विच इज नॉट द बिजनेस असेट, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि ऑल्दो फॉर अ कंसिडरेशन है बट इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस होता है, आपने बिजनेस के स्टॉक को बेचा है, तो सर ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में वो आएगा क्योंकि सप्लाई इज फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
प्लस सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, इस पे सर्कुलर भी था सर। आपने किसी मंदिर को, किसी ट्रस्ट को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी को भी डोनेशन दिया है, डोनेशन दिया है भाई, दैट इज नॉट सप्लाई। कोई फीस नहीं दी, भगवान को आपने फीस दी क्या? भगवान इस बार तो पास करा देना भाई 100 रुपए, ये लो, ऐसा नहीं सर। वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपने दिया है सर, दैट इज नॉट अ फीस एट ऑल, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। पर सर उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, सर आपने मान लो 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया और उन्होंने अपनी, सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने किसी दीवार पर, किसी रूम के बाहर ये लिखवा दिया कि सर मिस्टर XYZ ने हमको 1 लाख रुपए दिए, हम उसके बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं उनको, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, जस्ट टू टेल देम सर थैंक यू। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने वो कहीं नाम लिखवा दिया, इज इट एडवर्टाइजमेंट सर्विस? आंसर इज नो। ऐसे केस में कोई सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। पर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपको बोला आप हमको 1 लाख रुपए दो, आपने बोला हम क्यों दे? सर आपने बोला क्या मैं 1 लाख रुपए दूंगा पर आपको मेरे बिजनेस का नाम बिजनेस का साइन बोर्ड, नेम बोर्ड, सर किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले करना पड़ेगा जहां पे लोग आए, उसको देखे और हमारा पब्लिसिटी हो, हमारा मार्केटिंग हो। और सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने उसको एग्री किया। अब वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मंदिर, ट्रस्ट जो भी है सर, उसने वो साइन बोर्ड लगाया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसलिए आप पैसा दे रहे हो। तो आपने क्या दिया है सर? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने एक तरह से एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी, इसके लिए आप फीस दे रहे हो, दैट इज अ कंसिडरेशन। ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा और वहां जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्लोज में बी बोलता है, क्लोज में डबल ए नया इंसर्ट हुआ, सेक्शन में 7 सब सेक्शन 1, क्लोज में डबल ए बोलता है क्या? अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई ने अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दी है या कोई गुड सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन, या मेंबर ने उस क्लब को या एओपीबीआई को कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी इन दी फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। दिमाग खराब मत करना, गवर्नमेंट ने यहां क्लेरिफाई कर दिया क्या सर? सर इस पे ये आपको, आपने सुना होगा सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2, सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A, शेड्यूल 2 जो हमने पढ़ा था उसका पैरा नंबर 7 ये हुआ करता था। पर सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A शेड्यूल 2 में वही ट्रांजेक्शन था जो सप्लाई के स्कोप में आता है, इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। तो डिस्प्यूट था, बहुत सारे कोर्ट ने, बहुत सारे लोगों ने डिस्प्यूट जजमेंट दे रखा था, बहुत सारे लोगों ने डिस्प्यूट कर रखा था कि सर क्लब ने अगर मेंबर को सर्विस दी है, मेंबर ने क्लब को सर्विस दी, तो एक तरह से वो खुद ही खुद को सर्विस दे रहे, वो दोनों सेम पर्सन है। हाउ कैन इट बी सप्लाई? वो सप्लाई ही नहीं है तो शेड्यूल 2 की बात आएगी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने झगड़ा खत्म करने के लिए बोल दिया क्या सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A शेड्यूल 2 के पैरा नंबर 7 को किया डिलीट, और स्पेसिफिकली इस ट्रांजैक्शन को सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में ही इंसर्ट कर दिया थ्रू क्लोज नंबर डबल ए, और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन की बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल फॉर इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। एंड सर ध्यान दीजिएगा, यह लिख दिया क्या, किसी भी कोर्ट ने कुछ भी बोला हो, किसी भी लॉ में कुछ भी बोला हो, वी डोंट केयर सर। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे और आपस में इन्होंने कोई सप्लाई किया है फॉर कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सर बोलता है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे netflix.com की आपने सर्विसेज ली सर, फॉर अ कंसिडरेशन ली वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई के स्कोप में आएगा। दिमाग खराब मत करना। देना आता है क्या, कोई बात नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं है, पर अगर कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर है तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा। और एट प्रेजेंट देयर आर 4 ट्रांजैक्शन जो सर शेड्यूल 1 में कवर है, जहां पे विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। और वो 4 ट्रांजैक्शन कौन कौन से वो हम पढ़ रहे हैं सर। आइए सरकार हम वो देख भी लेते हैं सर, कहां लिखे सर। ओके सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ये क्लोज नंबर ए ऊपर था, क्लोज नंबर डबल ए का एनालिसिस यहां दे रखा साहब। अच्छा एक बात और, ये जॉइंट वेंचर और ये जो क्लब एओपी बीओआई वाला पॉइंट मैंने बताया उसका सर्कुलर भी था, वो भी तुम्हें बताता हूं यहाँ पे बेटा मैं सर, उसके बाद हम ये पढ़ लेंगे बात को। सर किसी भी जॉइंट वेंचर या क्लब या एओपी बीओआई को आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उसको बोलते हैं सर कैश कॉल। जब वो मेंबरशिप फी या कोई भी फीस या कोई भी कंट्रीब्यूशन मंगाता है क्लब एओपी, उसको बोलते हैं कैश कॉल। और वो कैश कॉल जो दिया है आपने, वो अगर रेवेन्यू नेचर का है, वो अगर फीस के स्ट्रक्चर का है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, दैट इज अ कंसिडरेशन, उस पर जीएसटी लगेगा। पर कैश कॉल जो आपने दिया है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, क्या है मालिक, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है विच इज रिफंडेबल अमाउंट। एक तरह से आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए मान लो, तो दैट इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल, दैट इज अ प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी, उस पर जीएसटी नहीं लगता। अच्छा क्लब मेंबर को सर्विस दे, मेंबर क्लब को सर्विस दे, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। सर भले वो गुड्स हो या सर्विसेज हो सर, अगर फॉर कंसिडरेशन सप्लाई किया तो दोनों को सेपरेट पर्सन माना गया, सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर? 7(1)(b के बारे में बात कर चुके कि सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, सर सप्लाई के स्कोप में आएगा वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देन
सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 के देयर आर 4 ट्रांजैक्शन जो ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन फिर भी क्या होगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा। फर्स्ट क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अगर आपने किसी गुड्स के परचेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था और अगर आपने उसको किसी को डोनेट कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। सर सेकंड आता है क्या, अगर किसी पर्सन ने अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। ध्यान दीजिएगा, गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो सप्लाई बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर एज पर डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, सर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर भी रिलेटेड होते हैं, पर सर यहां बोल दिया क्या, अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 तक के गिफ्ट्स दिए, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। प्लस ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या सर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फैमिली भी आता है, पर ध्यान देना बेटा, फैमिली वर्ड के अंदर फैमिली में सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, यहां पे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स के अंदर, फैमिली मींस द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, ये हमेशा फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे। एंड द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन, ये रिलेटेड करेंगे इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, तो ही वो रिलेटेड, तो ही वो फैमिली के स्कोप में आएंगे, वरना फैमिली के स्कोप में नहीं आएंगे। फैमिली के स्कोप में आएंगे तो रिलेटेड के स्कोप में आएंगे, नहीं तो रिलेटेड के स्कोप में नहीं आएंगे। मान लो कोई ब्रदर आपका आउट ऑफ इंडिया है, या कोई भाई है जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो वो भाई नहीं, भाई तो है पर वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। बच्चों क्लियर, डन। सर ये रिलेटेड पर्सन के अदर पर्सन यहाँ पे दे रखे, पर ठीक है, जो खास बात थी मैंने आपको समझाई सरकार। अब बात कर रहा हूं क्या सर, डिस्टिंक्ट पर्सन के रिगार्डिंग सर्कुलर भी दे रखे, वो भी तो मैं समझा देता हूं बेटा। मैं डिस्टिंक्ट पर्सन, सर सेम पेन नंबर पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर एक ब्रांच आपकी महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में है, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। एक ब्रांच महाराष्ट्र में, दूसरी ब्रांच भी महाराष्ट्र में है, पर आपने महाराष्ट्र में दूसरी ब्रांच होती है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, पर आपने सेम स्टेट के अंदर दो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। अच्छा, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर हो तो हमेशा डिस्टिंक्ट पर्सन है ही, ये मान के चलना, क्योंकि दूसरे स्टेट में गया है, मतलब सर दो सेपरेट नंबर थे ही थे बेटा, सेम स्टेट के अंदर चॉइस है कि आप चाहे तो सिंगल नंबर ले या अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं सबके लिए बेटा। क्लियर। अब सर डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, सर्विसेज सप्लाई करी सर्विस के स्कोप में आएगा सर, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। अच्छा, यहाँ पे सप्लाई के लिए सर्कुलर भी करते थे, डिस्टिंक्ट पर्सन को लेके मैं समझा देता हूं बेटा। मान लो मेरा एक ब्रांच है, कहा मध्य प्रदेश में, एक ब्रांच का है दिल्ली में साहब, मैंने एयरक्राफ्ट एयरलाइंस हो साहब, अब मैंने क्या किया, एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन वगैरह सप्लाई किए मध्य प्रदेश ब्रांच से दिल्ली ब्रांच को। दिल्ली ब्रांच के कुछ एयरक्राफ्ट में पार्ट्स, कंपोनेंट्स और इंजन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा थे, मैंने यहाँ से वहां भेज दिए। अब ऐसे केस में सर ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, पर सिंस दोनों अलग अलग स्टेट में हैं और दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है सर, तो जो भी आपने स्टॉक सप्लाई किया वो क्या होगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश ब्रांच ने जब पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन परचेज किए होंगे, परचेज पे जीएसटी पे किया होगा। अब जब उसने ब्रांच ट्रांसफर किया तो अगेन क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। तो सर परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा मध्य प्रदेश ब्रांच को सर, क्योंकि उसने अल्टीमेटली क्या किया, एक तरह से ट्रेडिंग कर दिया बेटा। ओके, अब सर सेकंड सर्कुलर बोलता है क्या, अगर आपने कोई भी ब्रांच को कोई भी गुड्स या सर्विसेज या कुछ भी ट्रांसफर किया है तो सर उसके लिए मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया होगा ना साहब। जैसे ये ऊपर वाले एयरक्राफ्ट इंजन की बात ही कर लो, अब एयरक्राफ्ट के इंजन, पार्ट्स, कंपोनेंट्स जो मैंने भेजे, मान लो किसी ट्रक के थ्रू भेजे, अब ट्रक मध्य प्रदेश ब्रांच की थी तो क्या ट्रक भी सप्लाई होगा क्या ट्रक भी दिल्ली ब्रांच को सप्लाई कर दिया क्या, नहीं। तो मोड ऑफ कन्वेंस ट्रक, लॉरी, रेलवे, एयरक्राफ्ट, कार, ये सप्लाई नहीं हुआ है। हाँ, अगर ट्रक भी परमानेंटली आप दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर कर देते तो सप्लाई के स्कोप में आता, वरना मोड ऑफ कन्वेंस जस्ट गुड्स या पैसेंजर को, या हो सकता है डायरेक्टर या कंपनी के एम्प्लॉय एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहे हैं, तो क्या ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या, कार भी सप्लाई हो गई क्या, नहीं। वो तो जस्ट मोड ऑफ कन्वेंस है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए काम आ रहा है साहब, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। पर हाँ, मान लो दिल्ली ब्रांच के, मान लो मध्य प्रदेश ब्रांच की जो ट्रक थी वो वहां दिल्ली ब्रांच जाके खराब हो गई, दिल्ली ब्रांच रिपेयरिंग ऑफ द ट्रक का काम भी करता है, उसने दिल्ली ब्रांच ने महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश वाली ब्रांच की ट्रक का रिपेयरिंग के लिए उसके लिए कोई फीस नहीं चार्ज किया, तो ऐसे केस में ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय 1% टू डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर, रिपेयरिंग सर्विस केवल। क्लियर सर, सेम वे यहाँ पे लिखा है क्या, मान लो मैं बड़े बड़े प्लांट्स का रिपेयरिंग करता हूं साहब, अब मैंने बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मशीनरीज का रिपेयरिंग करने के लिए मैंने एक ट्रक बना रखी है सर, ट्रक ऑन द व्हील्स सर, उसी पे मैंने मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करी, रिपेयरिंग वगैरह की। सब क्या होता है, अब मेरी एक ब्रांच को सर ट्रक रिक्वायर्ड थी, अब मैंने अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को ट्रक भेजी, वो ट्रक क्या कर रही है सर, केवल वहां पर जाएगी, उसके जो क्लाइंट होंगे उनको सर्विस देगी और वापस आ जाएगी बेटा। तो हमने हमारी ब्रांच, वन ब्रांच से दूसरी ब्रांच जब वो
ट्रक ऑन द व्हील्स जब भेजा था तो क्या ट्रक की ट्रक सप्लाई कर दी, क्या मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई किया, क्या उसमें जो मशीन थी सब वो क्या सप्लाई कर दी, क्या नहीं, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं जाएगा, वो तो टेम्पररी वहां गया है। हाँ, जो उसमें कंज्यूमेबल्स थे जो रिपेयरिंग के प्रोसेस दौरान कंज्यूम हो जाएंगे वो सर वापस से वापस हमारे पास नहीं आने वाले, इसलिए जब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच वो कंज्यूमेबल जाएंगे उस ट्रक के ऊपर तो वो कंज्यूमेबल सप्लाई के स्कोप में आएंगे, बाकी मशीन ट्रक इटसेल्फ सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। ये तीनों सर्कुलर मैंने आपको समझा दी है। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। सरकार आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, हम पढ़ रहे क्या शेड्यूल 1। सर शेड्यूल 1 का पैरा 3 बोलता है क्या सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल अपने एजेंट क्या गुड्स भेज रहा है उसको भी सप्लाई मान लेंगे इफ एजेंट इज अंडरटेकिंग टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर सर, इसका मतलब यह है कि अगर प्रिंसिपल क्या से एजेंट किया जा रहा है गुड्स, पर एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेचता है तब सर एजेंट अगर खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, इफ ही इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, तो ऐसे केस में एक तरह से माना जाएगा कि एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है। तो प्रिंसिपल क्या है जब एजेंट क्या है गुड्स जाएगा तब ऐसे कैसे मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने गुड्स एजेंट को सप्लाई कर दिया है, और ऐसे केस में प्रिंसिपल अपने बिल पर टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, अपने बिल पर टैक्स लगाएगा और उसका क्रेडिट एजेंट लेगा। एजेंट जब कस्टमर को बेचेगा तब वो जीएसटी लगाएगा और क्रेडिट को यूज करेगा। क्लियर, डन। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। पर अगर केस नंबर 2, अगर वो एजेंट जो कस्टमर को गुड्स बिल वो एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेचता है तब वो जो बिल इशू कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है, वो अगर प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है तो ऐसे केस में ये मानेंगे कि प्रिंसिपल ने ही गुड्स बेचा है किसको, कस्टमर को। तो सर प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां गुड्स जा रहा है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। ऐसे केस में सर एजेंट जो अपना कमीशन का बिल लिखेगा प्रिंसिपल को केवल वही सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, बाकी प्रिंसिपल के यहां से एजेंट क्या गुड्स आ रहा है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सेकंड सर, इसकी का वाइस वर्सा एग्जांपल, वाइस वर्सा पॉइंट, सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मान लो मैंने आपको एज अ परचेसिंग एजेंट अपॉइंट कर दिया, आप मेरे बिहाफ पे मेरे रॉ मटेरियल मशीन वगैरह परचेज करेंगे। अब आप जब मेरे बिहाफ पे गुड्स मशीन वगैरह परचेज करते हो तब सर बिल पे जो नाम लिखते हो, जब सप्लायर उस एजेंट को गुड्स देता तब बिल पे जो नाम लिखा है कस्टमर का नाम वो इस एजेंट का नाम लिखा है, तो ये समझ लेना कि सर एजेंट ने एक तरह से गुड्स परचेज किया है। अब एजेंट जब उसके यहां से गुड्स मेरे यहां भेजेगा तब मान लेंगे कि एजेंट ने मेरे को गुड्स बेचा है, प्रिंसिपल को गुड्स बेचा है, तो एजेंट के यहां से गुड्स जब मेरे यहां पे आएगा तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट वो लेगा बेटा। क्लियर। तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। अगर बिल जो इशू हो रहा है, सप्लायर जो बिल इशू कर रहा है वो एजेंट के नाम का बिल इशू कर रहा है तो बेटा क्लियर, डन। सर प्रिंसिपल टू एजेंट के रेस्पेक्ट में भी 2-3 सर्कुलर थे, वो भी तुम्हें समझा देता हूं बेटा मैं। सबसे पहली बात सर, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसके नाम का बिल इशू होगा तो क्या होना है बेटा। अरे हाँ है ना भाई, अगर प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर एजेंट कस्टमर को तो ऐसे केस में शेड्यूल 1 वाले में कवर नहीं होगा, और अगर एजेंट कस्टमर को जो बिल इशू कर रहा है वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है तो ऐसे केस में शेड्यूल 1 वाले सर्कुलर के शेड्यूल 1 वाले एजेंट के स्कोप में आ जाएगा, और ऐसे केस में प्रिंसिपल क्या है एजेंट को गुड्स जाएगा तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। सेकंड थिंग सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर जब वो एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है सर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो ऐसे एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी होता है, रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में 24 में लिखा हुआ है। थर्ड बात सर, अगर वो एजेंट जो गुड्स बेच रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो अगर प्योरली एग्जाम सप्लाई ही है, कोई टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं, तो एग्जाम गुड्स में डील करता है तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। एक और सर्कुलर आया रिगार्डिंग डेल क्रेडिटर एजेंट। सर जब डेल क्रेडिटर एजेंट को प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है तब ऐसे केस में अगेन पहले ये चेक कर लो कि जब एजेंट कस्टमर को बिल इशू कर रहा है वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है क्या, अगर आंसर इज यस तो डेल क्रेडिटर एजेंट एक तरह से कस्टमर को गुड्स बेच रहा है। अब डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करता है, कस्टमर को थोड़ा उधार दे देता है बेटा, क्रेडिट पीरियड एक्स्ट्रा दे देता है, जिसके लिए वो डेल क्रेडिटर एजेंट उस कस्टमर से थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब सर इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, मेन पॉइंट यहां पे डेल क्रेडिटर एजेंट में ये था। अब सर अगर एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू दी कस्टमर, खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है तो ऐसे केस में एजेंट इज सप्लायर, कस्टमर इज द कस्टमर। अब ऐसे केस में आपको पता है अगर ओवर एंड अबाउट द प्राइस अगर आप कस्टमर से कुछ भी इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट चार्जेस लेते हो तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट चार्ज क्या है एजेंट ने वो वैल्यू का पार्ट बनेगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा साहब। क्लियर। पर केस नंबर 2, अगर एजेंट जब बिल लिख रहा है कस्टमर को केवल और केवल सर प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है, खुद के नाम का बिल इशू नहीं कर रहा था, ऐसे केस में प्रिंसिपल इज द सप्लायर, कस्टमर इज द कस्टमर, एजेंट का कोई रोल नहीं है, एजेंट केवल बीच में मीडिएटर है बेटा। एजेंट अपना कमीशन का बिल लिखेगा प्रिंसिपल को, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। पर वो एजेंट ने क्या किया, डेल क्रेडिटर एजेंट ने प्रिंसिपल को तो पेमेंट हैंड टू हैंड कर दिया, पर डेल क्रेडिटर एजेंट कस्टमर से पेमेंट बाद में लेगा। अब सर कस्टमर से पेमेंट बाद में लेगा तो कस्टमर से वो इंटरेस्ट रिकवरी करेगा, तो एक तरह से गुड्स तो बेचा नहीं है सर एजेंट ने कस्टमर को, उस डेल क्रेडिटर एजेंट ने तो एक तरह से लोन दिया है कस्टमर को, और अगर आपने कस्टमर को लोन दिया एडवांसेस दिया उसके लिए इंटरेस्ट अगर रिसीव होता तो आपको पता है मेगा एग्जाम्स लिस्ट में ऐसे इंटरेस्ट पे जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट, और इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा अगर वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है तो। क्लियर, डन, भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आ रहा है क्या पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ दी
सर जीएसटी, सरकार आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है, ध्यान देना बेटा, पहले हमने पढ़ा था सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन whether or not in the course or furtherance of business, यहां पढ़ रहे क्या, import of services without consideration from your related person or a distinct establishment located outside India, whether or not in the course sorry सर वापस बोल रहा हूं, import of services for a कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो हमने सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर बी में पढ़ लिया सर कि अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी, नेटफ्लिक्स की सर्विसेज होगी फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आएगा। अब यार है क्या शेड्यूल 1 सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज without consideration from your related person or a distinct establishment located outside India in the course or furtherance of business, आपने अपने related person या distinct person से कोई services import करिए in the course or furtherance of business अगर है तो although without consideration है फिर भी supply के scope में आएगा। या ध्यान रखना, आपका भाई अगर out of India lawyer है, advocate है सर, तो वो आप पे dependent नहीं है, ध्यान देना बेटा, related के scope में आ रहा नहीं आ रहा है आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद import of services सर without consideration from related person or distinct establishment located outside India in the course or furtherance of business, सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा बेटा। क्लियर, डन। ये था आपका क्या शेड्यूल 1। सर शेड्यूल 1 के चारों पैराग्राफ खत्म होते हैं। अब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का जो मैंने आपको समझाया एनालिसिस वो था। अब आ रहा है क्या, अच्छा हमने पढ़ लिया क्या सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 पूरा क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी। अब आ रहा है क्या शेड्यूल नंबर 2 सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ए बोलता है क्या, जो ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई है वो ट्रांजेक्शन सर उन ट्रांजेक्शन में कुछ सिचुएशन में डिस्प्यूट था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो वहां बोल दिया क्या, अगर कोई ट्रांजेक्शन इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई है और वहां डिस्प्यूट है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, वहां पे कुछ ट्रांजेक्शन ने सेक्शन नंबर हमने शेड्यूल नंबर 2 में बता रखे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। शेड्यूल नंबर 2 सर फर्स्ट पे बोलता है क्या, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, अगर आपने गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। सर अगर आपने गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, राइट इन गुड्स ट्रांसफर किया या अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। जैसे रेंट पे दिया, लीज पे दिया आपने गुड्स को, देन सर आपने गुड्स को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचा है बेटा, जैसे हायर परचेज जहां पे ऑनरशिप शेल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। हर इंस्टॉलमेंट जो आप मुझे पे करे वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, भले आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करी ना करी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा। सर हर ईएमआई सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। अच्छा ध्यान रखना, फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो या रेंट हो लीज हो सर, जहां पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता हमेशा। क्लियर सर, एक और हम बात कर लेते हैं, चलो साथ में बात करता हूं सर। पैरा नंबर 6 पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर 6 बोलता है क्या, क्लोज नंबर एफ, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, अगर आपने किसी गुड्स का फाइनेंस लीज पे दिया बेटा, और सर फाइनेंस लीज पे अगर आपने राइट टू यूज भी ट्रांसफर कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है सर, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में ही आएगा। हाँ फाइनेंस लीज में आपने देखा होगा हर लीज पेमेंट जो होता है, मान लो जब गुड्स लीज पे ले गया कोई भी कस्टमर, तो ऐसे केस में हर महीने उसको 50,000 रुपये लीज पेमेंट करना है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड इन केस ऑफ फाइनेंस लीज ऑप्शन होता है एलआईसी के पास टू बाय द गुड्स टू गेट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। सपोज पेमेंट 2 लाख रुपए करिए एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड और ओनरशिप आपकी हो जाएगी, उसने वो ऑप्शन अगर एक्सरसाइज किया तो 2 लाख का ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा, बाकी हर ट्रांजेक्शन 50,000 का जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। आइए नेक्स्ट क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड और बिल्डिंग को लीज पे दिया, रेंट पे दिया, लाइसेंस पे दिया, राइट टू ऑक्यूपाई दिया, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया, वो सब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। आगे सर्कुलर देर का रिगार्डिंग टेनेंसी प्रीमियम, अगर कोई आउटगोइंग टेनेंट सर टू वैकेट द प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज कर रहा है, तो ऐसे केस में वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा, भले उस टेनेंसी प्रीमियम पे स्टैम्प ड्यूटी लगे, रजिस्ट्रेशन फी लगे, वी डोंट केयर, जीएसटी लगेगा। सेकंड थिंग, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी है फॉर यूज एज रेजिडेंस, उसके लिए टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है इनकमिंग टेनेंट से, तो उस टेनेंसी प्रीमियम पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस है, इसलिए बेटा। आइए सर आपने किसी और की कोई गुड्स पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस या जॉब वर्क किया या रिपेयरिंग किया एटसेट्रा किया, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। देन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, फर्स्ट क्या है, आपने किसी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, परमानेंटली ट्रांसफर किया है। सेकंड क्या है, आपने किसी गुड्स को, अपने बिजनेस के एसेट को किसी पर्सन को पर्सनल यूज देने के लिए यूज करने के लिए दे दिया है, या फिर आपने सर किसी पर्सन को अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज करने के लिए दिया है आपने उसको, अब भले ही वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन है या नहीं है सर, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, वो शेड्यूल 1 को देख लेना। पर हाँ सर सिंस वो टेम्पररी ट्रांसफर किया है, आपने यूज करने के लिए राइट दिया उसको, और अपने बिजनेस के एसेट वो यूज कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए अदर देन फॉर बिजनेस पर्पस, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया बेटा आपने। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन क्या करता है, कैंसिल करता है, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो भी जो भी बिजनेस के एसेट थे वो सब मान लेंगे, जिनके भी परचेस पे उसने आईटीसी लिया था वो सब मान लेंगे उसने खुद ने कोई सप्लाई कर दिया है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। पर इसके 2 एक्सेप्शन है सर। फर्स्ट, अगर उसने अपने बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया किसी और पर्सन को, या फिर उसका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है उसका लीगल हायर्स,
क्लियर, बाय एनी अदर पर्सन। सर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उसका बिजनेस क्या कर रहा है, कैरी ऑन कर रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में क्या है सर, अगर बिजनेस बंद हो रहा है व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो ऐसे केस में सर उसको जो भी आईटीसी लिया था उन स्टॉक को सप्लाई माना जरूरी, क्योंकि रेवेन्यू लॉस हो जाएगा डिपार्टमेंट को। पर अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हुआ, केवल पुराना नंबर हटाया नया नंबर आया, कोई फर्क नहीं पड़ा डिपार्टमेंट को एज सच, इसलिए सर वहां पे सप्लाई नहीं माना, अदरवाइज सप्लाई होगा। पैरा नंबर 5 बोलता है क्या, 6 सर्विसेज, 6 सप्लाई सर्विस कहलाएगा। फर्स्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर किया नहीं किया प्रॉपर्टी का, अगर हमने रेंट पे दिया सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। सेकंड क्या है सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा याद आया, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग intended for sale to a buyer wholly or partly except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। ये तो मैंने सर लाइन एज इट इज बोल दी, अब मैं आपको वापस बोलता हूं सर, समझा देता हूं मैं। सर अगर मैं आपके लिए पूरी बिल्डिंग बना रहा हूं, मान लो सर आपका अंधेरी में एक लैंड है बेटा, सर आपने मेरे को बोला मंगल बिल्डिंग बनाओ, जो भी मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मेरे जो भी मटेरियल चाहिए मेरे को बोल देना, मैं ले आऊंगा, आप अपना बिल्डिंग बनाने में दिमाग लगाओ। मैं आपके लिए कोई बिल्डिंग बना रहा हूं, कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, सिविल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, या उसका कोई पार्ट बना रहा हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस, बात खत्म। सेकेंड थिंग सर, अब इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने अगर मेरे को मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता, आपने बोला था मंगल ये मेरी लैंड है, बिल्डिंग बना, बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा बिल्डिंग बना चाहिए, मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरा, पैसा बोल, मैंने बोला 100 करोड़, आपने बोला डन। मटेरियल प्लस लेबर के साथ में काम कर रहा हूं अगर इन रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग एटसेट्रा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जो पैरा नंबर 6 का क्लॉज नंबर ए है। क्लियर, ये होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अब थर्ड केस, सर मान लो मैंने आपके लिए बिल्डिंग बना दी बेटा, आप हो एक बिल्डर, मैंने 100 फ्लैट बनाए, अब 100 फ्लैट का आप क्या करोगे भाई, कृष्ण भगवान तो हो नहीं सर, सर आप क्या करोगे 100 फ्लैट जो मैं बना रहा हूं आपके लिए, सर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही बुकिंग करना चालू कर दिया लोगों के लिए। अब सर 100 फ्लैट आपने बनाया, अच्छा फ्लैट इज जस्ट एन एग्जांपल, इट मे बी ऑफिस आल्सो। अब 100 फ्लैट जो आपने बनाए हैं उसमें से 70 फ्लैट्स बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, तो 70 फ्लैट जो बुक हो गए ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे। 30 फ्लैट्स जो टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर तक बुक नहीं हुए, ये सर सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। और सर जब बिल्डिंग बन गई है सर, फिर उसके बाद ये 30 फ्लैट आपने बेचे, तो ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है, और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देना बेटा 70 फ्लैट जो बुक हुए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कहलाएगी सर, कौन है सर, आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे सकता है, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी और का सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। क्लियर, पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में ऐसा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में इन तीनों में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट ले आएंगे तो मानेंगे कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही सर्टिफिकेट दिया है। कौन कौन सर, आर्किटेक्ट, सेकंड है चार्टर्ड इंजीनियर, देन लाइसेंस सर्वेयर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, तो ये तीनों में से किसी का भी एक सर्टिफिकेट लेंगे तो मान लेंगे कि सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट दिया। पर ये कब, जब गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस पर लोकल लॉज तब। ओके, अब सर वो ट्रिगर पॉइंट जिसके होने के बाद जो फ्लैट सेल होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है, ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन। मान लो बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट और वहां पे फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, एक फ्लैट बुक हो गया और लोग रहने आ गए उसके अंदर, उसके बाद जो भी फ्लैट सेल होंगे सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, उससे पहले जो बुक हो चुके हैं सर उस पर जीएसटी लगेगा। अब सर जो 70 फ्लैट बुक हुए थे बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, उस फ्लैट में मान लो हर फ्लैट की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीज, पर मेरे को सर एडवांस में जो पेमेंट आया था वो केवल 1 लाख आया था, तो जीएसटी मुझे आज 1 लाख पे करना है, पर लगेगा पूरे 1 करोड़ पे। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है 1 CR है, जो फ्लैट की वैल्यू उस पर पूरे पे जीएसटी लगेगा। हाँ, जैसे जैसे कस्टमर मुझे पेमेंट करेगा एज पर टाइम ऑफ सप्लाई उस पर लायबिलिटी आएगी और अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना होगा बिल्डर को, पर हाँ पूरा ही फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा सब। क्लियर, डन। ये था क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने साथ में बता दिया आपको। देन सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कॉपीराइट, मेरी बुक्स का मेरे पास कॉपीराइट है, मैंने पब्लिशर को राइट दिए टू कॉपी द बुक और मेरे को रॉयल्टी मिलेगी, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। तो टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। देन सर मैंने आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, डिजाइन किया, एनहांस किया, इंप्लीमेंट किया, अपग्रेड किया, ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। देन सर कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट वगैरह, सर एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर जैसे नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स हो गए, या फिर सर
कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ दिया, उसके लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज कर लिए, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस भी क्या है, सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आएगा सर। क्लियर। फिर राइट टू यूज, अगर आपने किसी भी गुड्स का ट्रांसफर किया, फाइनेंस लीज इज द एग्जांपल, सप्लाई और सर्विस के स्कोप में आएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, भले नया कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर मेंटेनेंस हो, ऑल्ट्रेशन हो, रिनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग हो, पर सर अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो सप्लाई ऑफ सर सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में आएगा। देन रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, जिसमें फूड सप्लाई कर रहे हो अलॉन्ग विद द सर्विसेज, तो सर ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 में स्पेसिफिकली क्लेरिफाई कर दिया है। क्लियर। माहौल सर पैरा नंबर 7 डिलीट हो चुका है, क्योंकि एओपी बीओआई का पॉइंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन में क्लोज नंबर डबल ए की तरह इंसर्ट कर दिया है बेटा। अच्छा, टेनेंसी राइट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं हमसे। अच्छा, अगर आपने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करी, किसके लिए, लीज पे इंपोर्ट करी, रेंट पे इंपोर्ट करी, तो सर जो रेंट या लीज अमाउंट आप पे करे वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। अच्छा, ऐसे जब गुड्स टेम्पररी इंडिया में इंपोर्ट होते हैं रेंट पर, तो इस पे कस्टम एग्जाम कर दिया है गवर्नमेंट ने, कस्टम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेटा। ओके सर, अब आ रहा है क्या सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, सर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दिमाग खराब मत करना, उसका क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी। क्लोज नंबर ए क्या बोलता है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो कहां कवर है, शेड्यूल 3 में कवर है, वो सब क्या है, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, मतलब दोज ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी तो हम प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, एक्ट में कहीं लिखा नहीं है। ओके, शेड्यूल 3 में सर कौन कौन से ट्रांजैक्शन नोटिफाइड है, फर्स्ट क्या है, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन कवर है, फर्स्ट क्या है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो सर उसको जो सैलरी मिल रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर ध्यान देना बेटा, पर अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और आपको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिलती है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, सर जिसपे प्रोफेशनल फी वाला टीडीएस करता है इनकम टैक्स में, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और सर वो आप एज एन एम्प्लॉय नहीं पे कर रहे हो, एज अ डायरेक्टर पे कर रहे हो, ऐसे केस में प्रोफेशनल फी जो पे किया है उस पर जीएसटी लगेगा, और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जो जीएसटी लगता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी को पे करना पड़ता है बेटा। सर सेकंड थिंग, अगर मान लो कोई होल टाइम डायरेक्टर है सर, जिसको आप सैलरी पे कर रहे हो, दैट इज इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, और सर जो भी सैलरी पे कर रहे हो उस पर सैलरी के हेड में टीडीएस करता है, ऐसे केस में कोई जीएसटी उस सैलरी के अमाउंट पे नहीं लगेगा। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग सर्कुलर दे रखा था डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का, वो भी मैं आपको समझा चुका हूं बेटा। आइए सर सेकंड पॉइंट, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, सर कोर्ट फीस, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल established by any law for the timing in force, और this includes डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने सर आप कोई भी अपील वगैरह फाइल करते हो, ये अपनी फीस लेते हैं, तो सर इनकी फीस पे जीएसटी नहीं लगता। देन सर देश के नेता लोग जो है एमपी एमएलए वगैरह, ये देश के एम्प्लॉय नहीं है सर, दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री, और वो अपना सिंस इतना कीमती वक्त देश के कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, बस हो गया भाई सर, करप्शन ओके इग्नोर, सर देश के भलाई के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको एक ऑनरी मिलता है मंथली बेस पे, जिसको कॉमन सेंस में हम लोग सैलरी मानते हैं। सर सैलरी होता तो यही कवर हो जाता, पर सिंस वो सैलरी नहीं इसलिए अलग से पॉइंट दिया और बोल दिया क्या ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सर कौन कौन, सर एमपी एमएलए सर्विसेज फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी एटसेट्रा, उन्होंने जो फीस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर सेकंड, सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी एज डायरेक्टर वगैरह, आपको कोई फीस मिला, उस कैपेसिटी में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है जैसे आईसीएआई, उसमें आप चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, कोई पोस्ट होल्ड करी हुई है और उस पोस्ट की वजह से आपको पैसा मिल रहा है, उस पर जीएसटी नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। देन अंतिम सेवा, सर किसी को भेज रहे हो बेटा, भेजने की सर्विस पे जीएसटी नहीं है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज पे भी के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे भी जीएसटी नहीं है। अच्छा एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस में केवल डिसीज को नहीं लेते बेटा, पेशेंट को भी लेते हैं, पर एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी एग्जाम किया हुआ है आगे मेगा एग्जाम लिस्ट में। ओके देन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सर इम्यूल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता, सेल करने पर सब्जेक्ट टू पैरा नंबर 5B ऑफ शेड्यूल 2, मतलब वो 70 फ्लैट जो अंडर कंस्ट्रक्शन बुक हो गए तो उस पर जीएसटी लगेगा, बाकी सेल ऑफ बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, सरकार अगर आप बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, सर जैसे आप सट्टा खेलते हो सरकार उस पर जीएसटी लगेगा, जो भी बेट वैल्यू लगे अपने उस पर जीएसटी लगेगा, पर सर उसके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजेक्शन उस पर सप्लाई नहीं होगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आपने आईसीआईसीआई बैंक मान लो अपने 100 करोड़ के पोर्टफोलियो का सर
ऑक्शन कर रही है, उसने 5 करोड़ में, किसी ने मान लो एसरेक इंडिया लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने 5 करोड़ में 100 करोड़ के पोर्टफोलियो को खरीद लिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के पोर्टफोलियो को खरीद लिया, किसने? एसरेक इंडिया लिमिटेड ने। किससे? आईसीआईसी बैंक से। तो वो क्या है? एक्शनेबल क्लेम से सर, और 5 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। ये हो गया माहौल खत्म। शेड्यूल नंबर 3। अच्छा, 3 पॉइंट और आते हैं शेड्यूल नंबर 3 में, पर वो आपके सिलेबस में नहीं आते, इसलिए वो बात नहीं कर रहा मैं आपसे। आइए बच्चों, देन बात करते हैं क्या सर, कंज्यूमर कोर्ट जो होते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन। सर कंज्यूमर कोर्ट जो होते हैं उसके लिए बोल दिया क्या, इनको भी कोर्ट के ही सारे पावर दिए, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कोर्ट की है, और जो कोर्ट का ट्रीटमेंट होता है वही इनका भी होना चाहिए, इसलिए कोर्ट फी पे कोई जीएसटी नहीं लगता। तो ये लोग जो फीस चार्ज करेंगे उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी, एक्टिविटीज। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसका क्लोज नंबर बी बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है कि दीज ट्रांजेक्शन विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर वो सप्लाईज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी परफॉर्म कर रहा है एज अ पब्लिक अथॉरिटी। तो और एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2 सर्विसेज नोटिफाई करी है। फर्स्ट, कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है। आर्टिकल नंबर 243W में म्युनिसिपलिटी काम है, आर्टिकल 243G में पंचायती काम है। वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए जो भी फीस चार्ज करी वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सेकंड, सर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर उसको बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है स्टेट गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं कि आप दुकान खोली, दारू बेचना चालू कर दिया आपने। सर देखना, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह होता है ना सर, उसके पास भी लिकर सर्व करने का लाइसेंस होगा तो ही दारू बेच पाएगा, वरना नहीं बेच पाएगा। पता होगा ना आपको। तो हाँ, कौन बोल रहा है भाई? सर स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। तो सर स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, लिकर सर्व करने का लाइसेंस देता है। उस लिकर सर्व करने का लाइसेंस अगर उन्होंने दिया है, उस लाइसेंस फी पे जीएसटी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, या से हटा दिया और बोल दिया क्या, दिट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। और एक सर्कुलर देके गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, भाई दिस इज ओनली दिस, जो हमने ये एक्सक्लूड किया है सप्लाई के स्कोप में से, ये केवल लिकर सर्व करने का लाइसेंस को एक्सक्लूड किया है सर, किसी और सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सक्लूड नहीं किया, इसलिए बाकी सब पे जीएसटी लगेगा। केवल लिकर सर्व करने के लाइसेंस के लिए जो फीस, एप्लीकेशन फी है, लाइसेंस फी है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। फिर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम के रिगार्डिंग एक सर्कुलर आया। सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम के थ्रू क्या होता है, सर मान लो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 1 लाख शेयर है, मैं क्या करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैंने तो शेयर लेके रख दिए सर। अब आपको मान लो सर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, आपने क्या किया, मेरे से बात करी और मेरे से थ्रू ऑथराइज इंटरमीडियरी आपने वो शेयर्स लैंड करा लिए सर, मतलब आपने किराए पे ले लिया एक तरह से सर। अब मैंने क्या किया, आपको लैंड कर दिया, यू आर दी बोरोवर, आई एम दी लेंडर। सर मैं आपसे क्या करूंगा, लैंडिंग फीस चार्ज करूंगा, उस लैंडिंग फीस पे जीएसटी लगता है, वो सप्लाई के स्कोप में आता है, और उस पर जीएसटी बोरोवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करेगा। पता है इसमें क्या होता है सर, वो बोरोवर क्या करेगा, जो सिक्योरिटी उसने मेरे से लैंड पे ले ली, उसने किराए पे ले ली एक तरह से, वो सिक्योरिटी वो बेच देगा मार्केट में, बेच के पैसा जो आएगा वो अपने बिजनेस में यूज करेगा, बिजनेस में कमाएगा। क्लियर, मान लो मैंने 1 साल के लिए लैंड किया, 1 साल बाद वो क्या करेगा, सर पैसा कमा के उस पैसे से वापस वो रिलायंस के शेयर खरीद लेगा और उतने शेयर में को वापस से ट्रांसफर कर देगा। ये होता है सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। इसमें अप्रूव्ड इंटरमीडिएट भी होता है बीच में, उसने अपना जो फीस चार्ज किया उस पर भी जीएसटी लगेगा। क्लियर, और लेंडर ने जो बोरोवर से लैंडिंग फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी लगेगा, और वो सर लेंडर उसके लिए बोरोवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। क्लियर, डन। सरकार एक और सर्कुलर, गवर्नमेंट ने अगर कोई भी यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप अगर गवर्नमेंट ने बेचे हैं तो दैट इज कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द सप्लाई, और ऐसे केस में जीएसटी लगेगा। अब ऐसे केस में वैसे गुड्स का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं आता, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि सर अगर रेसिपिएंट जो गुड्स खरीद रहा है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर देगा, वो अगर रजिस्टर्ड नहीं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो बेच रहा है इन गुड्स को वही टैक्स पे करेगा। क्लियर, डन। भारत माता की जय। ये फ्लो चार्ट ऑफ सर सप्लाई का दे रखा है कि सर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको चेक करना है कि सप्लाई के स्कोप में आता कि नहीं आता, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, इज इट फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आंसर अगर यस है सप्लाई है, आंसर अगर नो है चेक कर लीजिए। अगर वो सर क्लोज में बी में कवर है, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, सप्लाई होता है बेटा। थर्ड, सर अगर वो सप्लाई कंसिडरेशन भी नहीं है तो चेक कर लो शेड्यूल 1 में कवर है क्या, अगर शेड्यूल 1 में कवर है तो सप्लाई होगा, अदरवाइज अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। भारत माता की जय। आइए सेक्शन नंबर 8, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। सर किसी भी सप्लाई को मिक्स सप्लाई कब कहते हैं, व्हेनेवर, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई कब कहते हैं, व्हेनेवर मोर देन वन ट्रांजैक्शंस आर सप्लाइड टुगेदर and if those supplies of goods or service or both are supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, वो ordinary course of business में साथ में सप्लाई होते हैं साहब, तो उसको बोलते हैं नेचुरली बंडल्ड सप्लाई, उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई। क्लियर, पर अगर इफ मोर देन वन सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर कंबाइंड टुगेदर, और उसको आप साथ में सप्लाई कर रहे हो और वहां पे फीस कॉमन चार्ज कर रहे हो, सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो, और सर वो ऐसा सप्लाई है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या, मिक्स सप्लाई। अब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मोर देन वन सप्लाईज है उसके अंदर, और अगर वो ट्रांजेक्शन मिक्स सप्लाई का है तो ऐसे केस में सर सिंगल फीस चार्ज करिए आपने। मान लो मैंने मिठाई का बॉक्स था,
सरकार आपने दीपावली के ओकेजन देखा होगा सर, कई सारे मिठाई की दुकान वाले, स्वीट शॉप वाले क्या करते हैं सर, एक कॉम्बो पैक बनाते हैं जिसके अंदर कुछ चॉकलेट्स भी होती है, कुछ ड्राई फ्रूट भी होते हैं, कुछ मिठाई भी होती है, कुछ नमकीन भी होती है, 2-3 आइटम और होते हैं सर। सर ये कॉम्बो पैक बनाया 2000 रुपए का सर ऐसे केस में वो 2000 का जो कॉम्बो पैक है दैट इज अ मिक्स सप्लाई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता। ऐसे केस में सर 2000 का कॉम्बो पैक था, अब 2000 में आप देख लीजिए सर हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो चेक करेगा, जो हाईएस्ट रेट होगी वो लगा देना पूरे 2000 पे, एंड सर अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जाएगा। तो सर मिक्स सप्लाई के केस में एंटायर कॉम्बो विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ दैट सप्लाई व्हिच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी। क्लियर, डन। पर हाँ ध्यान रखना सिंगल प्राइस होगा तो ही मिक्स सप्लाई कहलाएगा। अगर मान लो सर सबके प्राइसेस अलग अलग लिखे बिल पे, सर आप मान लो किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए, रेफ्रिजरेटर परचेज किया, और सर आपने अपने घर के लिए एसी परचेज किया, टीवी परचेज किया, सर आपने मान लो माइक्रोवेव परचेज किया, 2-3 चीजें और परचेज करी, उसने बिल पे सबका अमाउंट अलग लिखा, सब मिला के होता है 2,30,000 रुपए। 2,30,000 इज द प्राइस ऑफ होल प्रोडक्ट, पर उसने प्राइसेस बिल पे अलग अलग लिखी है। अब आपने सब मिला के 2 लाख रुपए दी है, दैट इज नॉट अ मिक्स सप्लाई, क्योंकि बिल पे उसने प्राइस सबका अलग अलग लिखा था। तो रेस्पेक्टिव गुड्स रेस्पेक्टिव रेट इज द टैक्स, वो टैक्स लगेगा बेटा। ये मिक्स सप्लाई नहीं है, कोई कंपोजिट सप्लाई भी नहीं है बेटा। क्लियर, डन। सर सिंगल प्राइस चार्ज होना चाहिए तो ही वो मिक्स सप्लाई कराएगा। आइए कंपोजिट सप्लाई, अगर कोई भी सप्लाई मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में वो कंपोजिट सप्लाई अगर है तो उसमें देखिए प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, मेन सप्लाई क्या है, एंटायर कॉम्बो विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ दैट प्रिंसिपल एलिमेंट। जो मेन सप्लाई उसमें क्लासिफाई करेंगे, अब उस पर रेट हायर हो लोअर हो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। जैसे मान लो मैं क्या बेचता हूं, मार्कर्स, ये मान लो मार्कर सर पेन है, ये मैं बेचता हूं, इस पर रेट ऑफ टैक्स है 18%। अब सर कोई कस्टमर का ऑर्डर आया, कस्टमर बोला सर मेरे घर पे डिलीवर करो, मैंने कहा ओके कर देंगे साहब, इसका प्राइस इतना लगेगा, बोला डन। सर इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी दे रहा हूं और गुड्स भी बेच रहा हूं, पैकिंग भी कर रहा हूं साहब, इसका में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरा गुड्स क्लासिफाई करेंगे। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, पेन, पेन बेचना इज एसेंशियल, तो एंटायर मान लो 2000 रुपए चार्ज के 2000 रुपए में ट्रांसपोर्ट भी आ गया, पैकिंग अनपैकिंग पैकिंग वगैरह भी आ गया सर, तो ऐसे केस में पूरा 2000 विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ पेन ओनली, और पेन पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो लगेगा, भले एग्जाम हो हायर हो लोअर हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। सर और एग्जाम्पल कंपोजिट और मिक्स है सर, पहली बात तो ये कुछ सर्कुलर दे के वो भी तुम्हें समझाता हूं, इसमें एग्जांपल भी आ जाएंगे आपके कंपोजिट सप्लाई के, मिक्स सप्लाई के। ओके, जैसे जीटी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स करती है, अलॉन्ग विद मान लो इसने साथ में लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग का काम भी कर दिया, और सर ऐसे केस में फीस अगर उसने सिंगल चार्ज किया तो ऐसे केस में इट्स कंपोजिट सप्लाई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, उसमें क्लासिफाई करेंगे, पर अगर इसने बिल में सबका चार्जेस अलग अलग लिखा है तो रेस्पेक्टिव रेट रेस्पेक्टिव टैक्स लगेगा सर। नेक्स्ट सर रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स के तो पुराने टायर जो होते हैं बेटा, क्या करते हैं उसका हम बेटा, घर पे जाके खेलते हैं ना, टायर से दौड़ाते हैं उसको हम बेटा, वो जमाने गए, आजकल तो लोग मोबाइल से ऊपर नहीं आ पाते। सर रीट्रेडिंग ऑफ टायर क्या होता है, पुराने टायर लाओ, मेरी फैक्ट्री है, मैं क्या करूंगा उन टायर को रीफर्बिश करके नया बनाऊंगा, उस पर रबर की कोटिंग करूंगा सर, उस पर सारे मैं लाइंस वगैरह ड्रॉ करूंगा, एंड टायर को एकदम नया बना के वापस बेच दूंगा मैं सर। तो आपने पुराना टायर दिया, मैंने उसको बोलते रीट्रेडिंग करना, रीट्रेडिंग ऑफ टायर के, और आपको टायर वापस लौटा दिया, और उसके लिए मान लो मैंने आपसे ₹2000 पर टायर चार्ज किया है। अब ऐसे केस में जो मैं सर्विस दे रहा हूं उसमें मेरा मटेरियल भी मेरा, रबर वगैरह जो लग रहा है सब मेरा लग रहा है, और सर टायर को नया बनाने का सर्विस भी मेरा है। अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है सर, रीट्रेडिंग ऑफ टायर, सर्विस इज एसेंशियल, तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि एंटायर 2000 विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। पर हाँ मैं रीट्रेडेड टायर बेच रहा हूं, आपने मेरे से टायर ले लिए, अब टायर आप बेच रहे हो तो बेचो ना भाई, वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा सर। देन क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, सर बस बॉडी बिल्डिंग क्या होता है सर, आपने केवल ट्रक बना दी मान लो, उसमें सर बस की बॉडी नहीं बनी हुई है, मतलब ट्रक की बॉडी नहीं बनी हुई है, केवल इंजन है, ड्राइवर बैठा है। आपने देखा होगा कि कई बार हाईवे पे कि ड्राइवर अकेला ट्रक चला रहा होता है, पीछे बॉडी नहीं होती ट्रक की, सर खुद की बॉडी तो होती बेटा, ट्रक की बॉडी नहीं होती ओए सर। अब ऐसे केस में आपने वो ट्रक मेरे को दिया, मैं उसका बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, तो इसमें मटेरियल भी मेरा है, लेबर भी मेरा है, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया टैरिफ के अंदर, जिससे क्लेरिफाई किया कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। क्लियर, डन, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। देन प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट का कंपोजिट सप्लाई। अब क्या होता है सर, आपको मान लो किसी बुक का प्रिंटिंग कराना है या कोई बुक का फोटोकॉपी कराना है, क्या होता है सर, फोटोकॉपी करने वाला जो है पेपर भी उसका होता है, इंक भी उसका होता है, प्रिंटिंग की सर्विस भी उसकी सर। अब इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, डिपेंड्स सर, अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हो बुक्स का, पैम्पलेट का, ब्रोशर का, एनुअल रिपोर्ट का एंड द लाइक का, तो वहां पर प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल, तो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स सर्विसेज। क्लियर, पर अगर आप जैसे एनवलप, आप देखना कई बार एनवलप सर, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यू पेपर होता है ना सर, डोमिनोज जाएंगे तो उस पर डोमिनोज का मार्का लगा होता है सर, तो सर टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स, वॉलपेपर एटसेट्रा, जिसमें केवल और केवल एक लोगो लगा होता है, डिजाइन लगा होता है, केवल एक मार्का लगा होता है, तो ऐसे केस में वहां पे इट्स अ कंपोजिट सप्लाई,
जैसे आप कोई एनवलप लेने गए, 4 रुपए का एक एनवलप है, उसने बोला, आपने बोला नहीं मेरा नाम प्रिंट करके मेरे को एनवलप चाहिए, उसने बोला 4 रुपए 20 पैसा लगेगा पर एनवलप, आपने बोला डन। इट्स अ प्रिंसिपल, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है वहां पे? सेल ऑफ एनवलप। तो सर इस इन सारे केस में वो सेल ऑफ गुड्स में क्लासिफाई किया जाएगा। देन क्लासिफिकेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ बुक्स। सर मैंने क्या किया, मान लो मेरी बुक का कॉपीराइट है, पेटेंट है, मैंने प्रिंट कोई पब्लिशर उसने मेरे से बात करी, उसने मेरे से राइट्स ले ली बुक से प्रिंटिंग के, मैंने राइट दे दिया उसको, उसने मेरे को रॉयल्टी दिया, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर वो बुक्स प्रिंट करके बेच रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा ना बेटा, जो बुक्स बेच रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा बेटा। देन सर सर्विसिंग ऑफ कार्स इन्वॉल्विंग बोथ गुड्स एंड गुड्स, जैसे स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज। सर आप कोई कार या बाइक वगैरह सर्विस में देते हो तो उसके अंदर अगर उसने कंपोजिट फीस चार्ज करी है, लेबर और मटेरियल दोनों की, तो ऐसे केस में डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या था बेटा। पर अगर उसने लेबर का फीस अलग चार्ज किया है, पार्ट्स का चार्ज अलग लिया है, तो लेबर पे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजन लेंगे, और पार्ट्स पे सेल ऑफ गुड्स मानते हुए सेल ऑफ गुड्स के रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स लगेगा सब। क्लियर। देन बेटिंग गैम्बलिंग के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। जैसे आप कैसीनो में एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन मतलब वहां पे परमानेंटली फिट नहीं हो गए हो होशियारी, सर टिकट अमाउंट उस पर जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है। देन कैसीनो में अगर आपने बेटिंग या गैम्बलिंग किया है, सर आपने सट्टा खेला 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा। और ध्यान देना बेटा 28% इज द रेट ऑफ टैक्स। और अगर आपने 1 लाख का सट्टा खेला है तो 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे ओवर एंड अबव सर 28% 28,000 रुपए टैक्स लगेगा भाई साहब। क्लियर। हॉर्स रेसिंग अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा, क्योंकि ये भी क्या है, बैटिंग वाला काम है। जो भी हॉर्स रेसिंग में आपने बेट वैल्यू लगाया, बेट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर 28% टैक्स और लगेगा बेटा। भारत माता की जय। इसी के साथ पूरा चैप्टर लेवी वाला खत्म होता है। अब आई होप जिंदगी में मजा आ रहा है सर, आई होप पूरा चैप्टर आपके लिए अच्छे से रिवाइज हुआ। बच्चों ध्यान देना सर, ये सुपर फास्ट क्विक रिवीजन लेक्चर से यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका होगा, मेरी गारंटी है हर एक चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी। पर यस, इनको अच्छे से कंसंट्रेशन से सुनना ये आपकी जिम्मेदारी है। सर हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट के पास ये रिवीजन लेक्चर होना चाहिए। अगर उसके पास है तो चलते हुए सर सोने से पहले, उठते वक्त, जब भी आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, अब आपसे ना हो पाएगा, पढ़ाई में आपको डीमोटिवेशन लग रहा है, इन रिवीजन लेक्चर को सुन लेना, मेरी गारंटी आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। एंड सर जिंदगी में आप वापस से चार्ज हो जाओगे और पढ़ाई करने लग जाओगे। क्योंकि देखो दिस इज द टाइम जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। आप अपने आप के बारे में कुछ भी कह दो, पर अल्टीमेटली सर जब आप वक्त पे मेहनत करके अपने आप को प्रूव करते हो तो सर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आपकी मेहनत दिखती है बेटा। तो सर ये वक्त है आपको अपने आप को प्रूव करने का, लगा दो अपना पूरा दम सर। और ध्यान रखना सर, जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी से खुश होकर पढ़ाई करता है, माहौल उसका बनता है। सर ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू लॉट। माहौल बनाओ अपना, खुश होकर पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय।